हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो वही कहानी बेटा, फिर बायो, खूब सारी पढ़ाई, मन लगा के पढ़ाई और तसल्ली से वो वाले सेक्शंस करेंगे आज जिन सेक्शन से क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। ये जो बेटा पोर्शन हम नया वाला किंगडम करने वाले हैं, प्रोटिस्टा है। हमें अकॉर्डिंग टू जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मालूम है कि यही तो है जो पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है। और अभी तक हमने बैक्टीरिया में देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोशिश करी गई लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। बेटा अगर वर्ड कभी भी लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो एक चीज ध्यान रखना, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। पहला पॉइंट, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और दूसरा पॉइंट इसके साथ साथ गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा, तो जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइनली हो पाता है। तो चलिए देखते हैं प्रोटिस्टा हमें क्या बताना चाहता है। पहला पॉइंट, इट इज अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, क्लियर समझ आता है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये वाले किंगडम के साथ ना कुछ बेटा इश्यूज हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ इस ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के, उसको हम स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम में भी, अलग अलग जगह स्टडी करेंगे। ये वाली बात ना बेटा मैं आपको इफेक्टिवली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब हम प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम में जाएंगे तब हम रियलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज ध्यान रखना, ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड है और यूकैरियोटिक है, चाहे आप यहाँ पे बात कर लें क्लेमाइडोमोनास की ही, राइट, चाहे क्लोरेला की बात कर लो, ये दोनों क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला पढ़ने में तो हमने प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, बट इन रियलिटी ये दोनों किस में आते हैं बेटा, प्रोटिस्टा में आते हैं। समझे? क्योंकि साइंटिस्ट इसके आसपास इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये कहता है कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। बट आपको अगर क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन में सिंगल सेल्ड अगर कोई भी यूकैरियोट पूछ लिया, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, तो बेटा वो किस में आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर। कहानी क्लियर हो रहा है? Nice. What may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another. यानी प्रोटिस्टा को सही तरीके से समझने में आज भी साइंटिस्ट कोई एक पॉलिसी नहीं निकाल पाए, राइट। इन दिस बुक हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स। इन सबको हम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, यानी वो पानी में अक्सर पानी में मिलते हैं लेकिन जमीन पे भी मिल सकते हैं। प्राइमरली एक्वाटिक मतलब मेनली एक्वाटिक है बट जमीन पे भी मिल सकते हैं, राइट। किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग्स विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, हमने पढ़ा था। आगे बेटा ये वाला डायग्राम देखो, इधर मोनेरा बनाया, इधर बनाया प्रोटिस्टा और इस तरीके से ये बनाया। तो प्रोटिस्टा पहली बात, इसके और इन सब के बीच में एक लिंक है और इनके बीच में भी, आपस के तीन के बीच में भी एक कॉमन लिंकेज का काम कौन करता है, प्रोटिस्टा। यानी प्रोटिस्टेंस जो हैं वो ऐसा तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ शो कर सकते हैं, तीनों के बीच में एक लिंकेज का काम करते हैं। समझाऊंगा मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स में। चलो एग्जांपल यहीं पे लेते हैं, यूग्लिना एनिमल और प्लांट किंगडम का बेसिक कॉमन है, बिल्कुल। हम कहते हैं कि यूग्लिना एनिमल और प्लांट किंगडम का लिंकेजेस है, बिल्कुल, क्योंकि यूग्लिना एनिमल और प्लांट दोनों जैसे कैरेक्टर्स शो करता है। बेटा हम यहाँ पे अगर हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर जस्ट अभी आपने वर्ड देखा होगा, ये स्लाइम मोल्स एनिमल्स, प्लांट और फंजाई तीनों जैसे कैरेक्टर्स दिखाता है। इसीलिए इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, तीनों के बीच में लिंक दिखाते हैं। बीइंग यूकैरियोट, प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक है तो प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा एंड इसके साथ साथ अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म में मिलेंगे। किसी के पास फ्लैजेला होती है और किसी के पास सीलिया होता है। ये प्रोटिस्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे एंड सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे। और पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको प्रोटिस्टा के अंदर ही मिलता है बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। मैंने बोला था ना बेटा, अगर अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहीं देखने को मिल रहा है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन ये तो होनी चाहिए और इसके कॉन्सिक्वेंटली गैमीट का फ्यूजन भी होना चाहिए, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानी जाएगी, राइट। तो बेटा ये सब तो प्रोटिस्टा में आपने क्राइजोफाइट्स, डाइनो, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोन्स, ये 5 कैटेगरीज देखनी है। तो यहाँ एनसीईआरटी ने किया है, क्राइजोफाइट्स स्टार्ट किए, क्राइजोफाइट्स के बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर उसके बाद यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्स, प्रोटोजोन्स और खत्म।
बहुत ही छोटा सा इलाका है। लेकिन अब हमारे साथ पेपर को लेके क्या गेम होती है बेटा, इनमें से क्वेश्चंस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट आप सब बेटा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, अब नहीं आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर भी हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कुछ चैप्टर्स हैं जिनके लिए हम आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दिस इंक्लूडिंग दैट वन ऑफ दैट, इसमें एक्स्ट्रा हमें पढ़ना ही पढ़ना है, समझे। तो हम क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। प्रोटिस्टा की बेटा पूरी की पूरी बात करी गई, तो आप यहाँ पे मेरे साथ रेगुलर देखते रहना। बहुत सिंपल है, सिंपल थ्योरी है, रेगुलर देखते जाइए। जहाँ रिक्वायरमेंट लगेगी समझाने की, स्लोली आपको समझा दूंगा। बेटा यूनिसेल्युलर है और मोस्टली एक्वाटिक है, कोई डाउट नहीं। सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट भी हो सकती है, इनमें से किसी किसी के पास सेल वॉल होती है और किसी के पास नहीं। एक चीज बेटा याद करने की कोशिश मत करो, हर इंडिविजुअल वर्ड को समझते जाओ। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि याद करना कैसे। साइक्लोसिस इसमें होती है, याद करो हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था साइक्लोसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। यहां पर ये लोग यूकैरियोटिक है, इसलिए यहां पर साइक्लोसिस मिलेगी, राइट। ओके बेटा, फ्लैजिला भी मिलती है यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। और कमाल की बात ये है कि जब आप प्रोकैरियोट में फ्लैजिला देखते हो तो फ्लैजिलिन प्रोटीन की मिलती है, और क्योंकि ये यूकैरियोट है तो यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन की मिलेगी। और जैसे यूकैरियोट्स में नॉर्मल हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था, फ्लैजिला की 9+2 अरेंजमेंट, राइट। लोकोमोशन सूडोपोडिया से भी हो सकता है, सीलिया से भी हो सकता है और फ्लैजिला से भी हो सकता है। तीनों तरीके से लोकोमोशन हो सकता है। सूडोपोडिया बेटा इमेजिन करो, याद करो, अमीबा, सीलिया, पैरामीशियम और फ्लैजिला। अभी बहुत सारे यूग्लिना और ये बहुत सारे आएंगे फ्लैजिला के थ्रू करते हैं। अगर तीनों में सबसे तेज अगर कोई मैं पूछूं तो आप आगे आंसर देंगे, तीनों में सबसे तेज अगर किसी से मूवमेंट होती है तो वो होता है फ्लैजिला, राइट। न्यूट्रिशन बेटा, न्यूट्रिशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, क्योंकि न्यूट्रिशन में कुछ ऑर्गेनिज्म है खुद का खाना बना भी लेते हैं तो ऑटोट्रॉपिक कह दिया, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो खाना नहीं बना पाते तो हेटेरोट्रॉपिक कह देते हैं। और एक कमाल का ऑर्गेनिज्म यूग्लिना है, वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों शो करता है, समझे। यूग्लिना कभी मन करेगा जब लाइट होगी, सनलाइट होगी तो ऑटोट्रॉपिक कर देगा, और जब सनलाइट की एब्सेंस होगी तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे वाले क्वेश्चंस बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स हैव अ वेरी हाई न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, जिसमें आपके पास हेटेरो एंड ऑटोट्रॉपिक दोनों के दोनों मिलेंगे, समझे। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं। फर्स्ट ग्रुप इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज इवॉल्व्ड, इसमें तो बेटा कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको ये वाला एक पोर्शन कराने वाला हूं जिसके बारे में अभी तक एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कहा, तो जरा बड़े ध्यान से देखना, कंसेप्ट है धीरे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना है तो गैमेट फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ऑल्सो गैमेट का फ्यूजन भी होना चाहिए। क्या कह रहा हूं, गैमेट फॉर्मेशन प्लस गैमेट फ्यूजन। बेटा ये फ्यूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे ध्यान रखना। फ्यूजन ही एक ऐसी चीज है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उसकी रेलेवेंस देता है। तब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमेट बनेंगे, समझे। तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि ये गैमेट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो मेल होगा भैया, एक फीमेल गैमेट होगा। इसमें तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मेल और फीमेल गैमेट है, ये देखने में और काम करने के तरीके में कैसे हैं। मेल गैमेट छोटा सा है, फीमेल गैमेट बड़ा सा है, ऐसा हो सकता है। मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे दिखते हैं, मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे जैसे नहीं दिखते। ये आपके पास मेल और फीमेल जो गैमेट है वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं और सेम टाइप का भी हो सकता है। What I'm trying to explain to you, there are three different types जिसके बीच में आपको मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिल सकते हैं। कैसे? गैमेट्स आपके पास आइसोगैमस भी हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? गैमेट्स कैन बी आइसोगैमस, गैमेट्स कैन बी एन आइसोगैमस एंड गैमेट्स कैन बी ओगैमस। हम ध्यान से देखते हैं बेटा। आइसो बार, आइसोटोप, आपको ये वर्ड याद है। और आइसो का मतलब क्या होता है, जैसे होमो और आइसो दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। तो अगर गैमेट्स सेम हो तो आइसो, और अगर किसी चीज के आगे ए लगा देते हैं, जैसे सिमेट्री के आगे ए लगा दिया था तो ए सिमेट्रिकल बन गया था ना, तो वैसे अगर आइसो के आगे मैं ए या एन लगा दूं तो यहाँ पे क्या बना, एन आइसो, राइट। तो ये आइसोगैमस जो नहीं होंगे वो एनाइसोगैमस होंगे। और तीसरी एक अलग से वैरायटी आती है जिसको हम टर्म करते हैं ओगैमस। तो बेटा इन तीनों का मतलब क्या है देखते हैं। आइसोगैमेट्स ऐसे गैमेट्स हैं, आइसोगैमस अरेंजमेंट में मेल और फीमेल जो गैमेट होंगे वो देखने में एग्जैक्टली सेम दिखाई देंगे।
द गैमेट्स, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, राइट। अब अगर वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो अगर मेल फ्लैजिलेटेड हुआ तो फीमेल भी फ्लैजिलेटेड होगा, अगर मेल नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो फीमेल भी नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। समझ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो कहते हैं ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो बेटा आइसो था, इसका मतलब वो सेम सेम दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एन आइसो। एन आइसो में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स जो एक दूसरे के जैसे नहीं दिखेंगे। आइसो में सेम था तो यहाँ पे डिफरेंट होंगे ना, तो मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट होंगे, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा और एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मेल नॉन मोटाइल हो और फीमेल मोटाइल हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि मेल मोटाइल है और फीमेल नॉन मोटाइल है। तो एन आइसोगैमस क्या है कि दोनों गैमेट्स का साइज में कम ज्यादा, कोई छोटा कोई, कभी मेल बड़ा है तो कभी फीमेल बड़ा है, ऐसा हो सकता है। कभी मेल फ्लैजिलेटेड है तो कभी फीमेल फ्लैजिलेटेड है। ये कंडीशन है एन आइसोगैमस, राइट। अब एन आइसोगैमस की ही एक स्पेशल वेराइटी, ध्यान से मेरी बात सुनो, एन आइसोगैमस की ही एक स्पेशल वेराइटी, इसको कहते हैं ऊगैमस। ऊगैमस में क्या है, जो मेल और फीमेल है बेटा वो साइज में भी डिफरेंट है, मेल छोटू सा होता है फीमेल बड़ा सा होता है, और ये कंडीशन बेटा ह्यूमंस में भी मिलती है। स्पर्म छोटा सा होता है, ओवम बड़ा सा होता है, और क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर और साइज में फर्क है तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। प्लस इनका बिहेवियर ऑब्जर्व करो, जो मेल है वो मोटाइल है क्योंकि स्पर्म के पास फ्लैजिला होती है, और फीमेल का जो ओवम है वो नॉन मोटाइल है। तो इनका साइज, स्ट्रक्चर बोलो, इनकी मॉर्फोलॉजी बोलो, वो तो डिफरेंट है ही है, प्लस इनका बिहेवियर भी डिफरेंट है। तो ऊगैमस बेटा आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर मेल इज स्मॉल, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, और मेल के पास कोई रिजर्व फूड नहीं है, और मेल यूजुअली कैसा होता है, यहाँ पे मोटाइल होता है। फीमेल आपके पास लार्ज है, प्रोड्यूस अकेला, और फीमेल के पास खूब सारा रिजर्व फूड मटीरियल है, और फीमेल यहाँ पे देख सकते हैं कैसा होगा, नॉन मोटाइल। समझे बात बेटा। इसके साथ साथ ये वाला आपके पास एक यूट्यूब गूगल से निकाल के मैंने एक फोटो रखी है आपके लिए, इस फोटो को जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गैमेट्स के टाइप देखे, क्लियर हुआ, और मैं आपको अच्छे से बात समझाऊं। एनसीईआरटी ने कहा कि प्रोटिस्टा में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, यहाँ देखते हैं बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है फिजन से, हो सकती है बडिंग से, हो सकती है सूडोपोडियोस्पोर से। सूडोपोडिया तो समझते हैं आप। अगर सूडोपोडिया की रिलेशन में, सूडोपोडिया के साथ मिलते जुलते, अगर मैं आपसे बोलूं कि अमीबा के अंदर एक स्पोर्स मिलते हैं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ये हम पढ़ेंगे +2 के फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है। अभी के लिए जान, अमीबा को रिप्रोड्यूस करना है एसेक्सुअल तरीके से, तो वो स्पोर्स बनाएगा, और उन स्पोर्स को सूडोपोडियोस्पोर्स कहा जाता है। आपको किसी भी डिटेल नहीं जाना है, +2 के फर्स्ट वाले चैप्टर में बेटा इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जानो, अगर अमीबा को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो वो सूडोपोडियोस्पोर्स बनाएगा। डन। बडिंग तो बेटा अपने को मालूम है, आर्सेला ऑर्गेनिज्म है, बडिंग कर रहा है। लास्ट फिजन। फिजन का मतलब किसी चीज का टूट जाना, ये भी हम +2 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं समझा रहा हूं, फिजन का मतलब किसी चीज का टूट जाना। तो मेरे पास ऐसे एक स्ट्रक्चर था और उसमें बाइनरी फिजन हुई, तो बाइनरी फिजन से क्या होगा, ऐसे हुआ और वो 2 हिस्सों में टूट गया। तो बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल ऐसे था, अभी 2 हिस्सों में टूट गया, तो ये कैसा हुआ बेटा, बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन यहाँ पे दूसरा वर्ड है। मैंने कहा ना फिजन के 2 तरीके हैं, बाइनरी और दूसरा कैसा, मल्टीपल। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन इज अ टाइप ऑफ फिजन इन विच अ पेरेंट सेल ब्रेक्स डाउन इनटू वेरी लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। ये डेफिनेशन सुन लो, अगर आपको जरूरत लगती है तो लिख डालो बेटा ये डेफिनेशन, अदरवाइज हम बचपन से करते आ रहे हैं। मैं क्या समझाना चाहता हूं, मल्टीपल फिजन is following the same manner like binary fission, वैसे ही बटेगा, but here the number of daughter cells made are very large। समझे, बहुत सारे daughter cells बनेंगे। तो ये वाला मेथड हुआ मल्टीपल फिजन का। डन बेटा, वेरी नाइस। अब देखो नेक्स्ट एक और वर्ड है प्लाज्मोटोमी, और मैं ना तुमसे एक क्वेश्चन अब पूछ ही लेना चाहता हूँ। टॉमी का वर्ड मतलब क्या होता है, आपको बता रखा मैंने। टॉमी का मतलब क्या होता है, काटना,
याद करो, टॉमी कुत्ते को कहते हैं, और कुत्ता क्या करता है, काटता है। तो जहां पे भी लाइफ में आपके पास वर्ड आया टॉमी, तो टॉमी का मतलब आप क्या बोलोगे, काटना। तो प्लाज्मोटॉमी, प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म है ना, उसको तोड़ दो, उसको काट दो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। क्या कर रहे हैं, इट इज अ, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन, एक न्यूक्लियस नहीं है, मल्टी न्यूक्लियस है, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल्स विदाउट द अकरेंस ऑफ माइटोसिस। क्या कंडीशन हो रही है, यहां पर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे बड़े सारे आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस बन रहे हैं, ये आपको मल्टीपल में डॉट डॉट जो दिखा रहा हूं बेटा, ये है बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी। तो अगर आपको यहाँ पे प्लाज्मोटॉमी करवानी है, प्लाज्मोटॉमी, तो आप कट करेंगे साइटोप्लाज्म को, और इससे आपके पास ऐसे मल्टीपल 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें से हर एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा आपके पास न्यूक्लियस मिल सकते हैं, राइट। ये कंडीशन हुई बेटा प्लाज्मोटॉमी। यहां पे फिजन नहीं कहूंगा मैं, यहां पे मैं वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोटॉमी यूज कर रहा हूं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इस तरीके से मेरे पास स्ट्रक्चर है बेटा, ये डिवाइड करता है बहुत सारे डॉटर सेल्स के पास। अब जरा एक चीज गौर करो, यहाँ पे कितने न्यूक्लियस, एक, और इन सब में भी एक एक न्यूक्लियस। तो ये आपके पास क्या हुआ, मल्टीपल फिजन। डिफरेंस क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। प्रोटिस्टा, अब एनसीईआरटी हमें 5 कैटेगरीज बोलता है, और 5 कैटेगरीज आपके सामने लिखी हुई है, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स है बेटा, ये 5 कैटेगरीज। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं बेटा, ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इनमें से ये 3 कैटेगरीज जो हैं, ये तीनों फोटोसिंथेटिक है। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स, बेटा ये तीनों फोटोसिंथेटिक है, यानी तीनों के पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है। बाकी ये जो दोनों हैं, ये दोनों कंप्लीटली हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो अभी के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स देखने में ना बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही अलग अलग कलर्स और बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की शेप्स होती हैं, इसीलिए इनको जूल्स का मतलब समझते हो, जैसे जो हम कहते हैं ना, जो गले में डालते हैं। अब जूल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, जूल्स को, अरे यार, श्रृंगार के लिए, तैयार होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी। और ज्वेलरी को हिंदी में क्या बोलता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ज्वेलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब सोच लो, दिमाग लगाओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जूल्स, जेवर, हाँ याद आया, जेवर। तो ज्वेलरी इज जेवर, कुछ लोग जेवर या कुछ लोग जेवर बोल सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इतना मजेदार और इतने बढ़िया बढ़िया टाइप के कलर्स होते हैं इनके, जिसको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, राइट। प्लांट किंगडम बोला गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ड यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के लिए यूज हो रहा है। पहले बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने देखा है, इन सबको उठा के हमने प्लांट किंगडम में डाल दिया था ना, यस, हमने इनको प्लांट किंगडम में डाल दिया था। अभी 5 किंगडम में हमने इसको प्रोटिस्टा में रखा है, लेकिन पहले तो इसको प्लांट किंगडम में डाला था। तो अंडरस्टैंडिंग, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कभी प्लांट में आते थे, इसलिए इनको कह दो जूल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जूल्स यानी ज्वेलरी, और ज्वेलरी मतलब हिंदी में जेवर, क्लियर, जो सोने चांदी के हम लोग बनाते हैं। तो इनको जूल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, और इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। तो क्राइजोफाइट्स में 2 कैटेगरीज हैं, पहला डायटम और दूसरा डेस्मिड्स। तो डायटम्स क्या है, डाई एटम्स, डाई 2, एटम्स मतलब 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। क्यों इनको डायटम्स कहते हैं समझाता हूं। ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में मिल सकते हैं, पहला क्वेश्चन, ओके। ब्राउन, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक इनका स्ट्रक्चर होता है, राइट। और ये क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब तुम्हें ना ये बढ़िया सा वर्ड समझाता हूँ, प्लैंक्टन बहुत जगह आने वाला है। क्या है वर्ड बेटा, प्लैंक्टन। अगर वाटर में, इन वाटर, पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, अगर पानी में पैसिवली फ्लोट कर रहे हो, मतलब पानी में तैर रहे, पानी में डूब नहीं रहे हो, पानी के सतह पे हो, लेकिन पैसिवली मतलब अपने हाथ पैर नहीं चला रहे, तुम पानी के ऊपर फ्लोट करते रहो, हाथ पैर मत चलाओ, तो उसको पैसिव फ्लोटिंग कहेंगे, समझे। तो ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं बेटा, खुद मूव नहीं करेंगे, खुद स्विमिंग नहीं करेंगे, बस पानी की सतह पे बने रहेंगे, उसी ऊपर तैरते रहेंगे, मतलब इनकी बॉयंसी की वजह से पानी की सरफेस पे तैरते रहेंगे, तो पैसिव फ्लोटिंग समझे। तो
पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या टर्म करते हैं बेटा, क्या टर्म करते हैं, प्लैंक्टन्स। अब प्लैंक्टन्स दो टाइप के होते हैं, प्लैंक्टन्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जू प्लैंक्टन, जो वर्ड जू की वजह से एनिमल्स को सिग्निफाई करते हैं, और दूसरे कैसे होते हैं, फाइटो प्लैंक्टन। फाइटो प्लैंक्टन क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। तो आपने यहाँ पे फाइटो प्लैंक्टन समझा, जू प्लैंक्टन समझा। बेटा इन दोनों को प्लैंक्टन क्यों कहते हैं, राइट, क्योंकि ये पैसिवली फ्लोटिंग है। तो प्लैंक्टन से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वर्ड भी बता ही देता हूं, नेक्टन। नेक्टन, नेक्टन क्या करते हैं, एक्टिवली स्विमिंग। और एक्टिवली स्विमिंग का बेटा सिंपल सा एग्जांपल बोलो ना, फिशेस। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब फिशेस कैसी होती हैं ये तो आपको मालूम है, कॉन्ड्रिक्थीज और सिक्थीज वगैरह, ये फिशेस बेसिकली आप एनिमल किंगडम में देखेंगे। यहाँ के लिए प्लैंक्टन्स तो अपने को मस्त समझ आए, प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, फोटोसिंथेटिक, और क्योंकि फोटोसिंथेटिक थे तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, एनिमल्स। समुद्र में पेड़ पौधे तो नहीं हो सकते क्योंकि जमीन नहीं है, तो समुद्र में, पूरे ओशंस में, इतनी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में बेटा जो खाना बनाने का काम है ना, खाना यानी प्रोड्यूस करने का काम है, या तो प्रिडोमिनेटली एल्गी करेंगी, या फिर कौन करेगा, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो समुद्री पानी में तैर रहे हैं। समझो मेरी बात, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इफ सम ऑर्गेनिज्म इज मेकिंग फूड इन द सी और इन द ओशन, तो प्राइमरीली वो दो लोग हो सकते हैं, या तो एल्गी, इतना बात समझ आता है, एल्गी पहला, जो एल्गी प्लांट किंगडम का पार्ट है। दूसरा आपके पास जो दूसरा है वो है बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, बहुत ही छोटे छोटे, यूनिसेल्युलर है, तैर रहे हैं, पैसिवली तैर रहे हैं, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को बेटा हम क्या टर्म करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो खाना चीफली, मेनली कौन बनाते हैं, यही लोग बनाते हैं। इनसे एल्गी भी इतनी ज्यादा नहीं होती जितने ज्यादा ये होते हैं। तो मैं जो तुम्हें बात समझाना चाह रहा हूं कि पहली बात ये फोटोसिंथेटिक है, इनका कलर गोल्डन ब्राउनिश है, और पहली बात इनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और क्योंकि इनका नंबर इतना ज्यादा होता है तो समुद्री पानी में सबसे ज्यादा खाना बनाने वाले लोग भी यही होते हैं, इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन टर्म किया जाता है। समझे बेटा, बहुत बढ़िया। इनके पास पिगमेंट्स, क्योंकि फोटोसिंथेटिक हैं, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, कैरोटीनॉइड्स, डायाडीनोजैंथिन। इन सब वर्ड्स में थे। डायाटम्स में वर्ड जरा यहाँ पे जरा ध्यान रखना, डायाडीनो, डायाडीनो, अगर इतना यहाँ पे वर्ड ध्यान हो गया तो अपने को टेंशन ही नहीं। डायाटम्स, डायाडीनो, डन। बताओ अब यहाँ पर आपके पास कहीं चलो देखो, डायाडीनो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, वेरी नाइस। ये फ्यूकोजैंथिन जो होता है बेटा, इस फ्यूकोजैंथिन की वजह से आपको येलोइश ब्राउनिश कलर आता है। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, जिसमें ऑरेंज से, ऑरेंज की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ऑरेंज से रेड कलर टाइप्स के आपको मिल सकते हैं, राइट। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। ओके, बॉडी इज कवर्ड बाय सिलिशियस शेल। बॉडी पे क्या है, आप एक ना साबुन की सोप बॉक्स देखो, सोप बॉक्स कैसा है, ऐसा, और उसके ऊपर एक और इसके अंदर हम साबुन रखते हैं, ऐसा ही तो होता है। अगर आप इमेजिन करो कि अगर आपका ये सोप है तो नीचे वाले बॉक्स और उसको इस तरीके से ढक देते हैं, दिस इज द सोप बॉक्स। इसी तरीके से इनकी बॉडी भी एक अपर और एक नीचे, ये दो शेल्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, दो शेल की, शेल एक कवरिंग, एक पूरा का पूरा इस तरीके से शेल, समझे। ये ऊपर मिलने वाला, ऊपर के लिए वर्ड यूज करते हैं एपी, और नीचे मिलने वाला इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपो, राइट। तो ऊपर वाली कवरिंग और नीचे वाली कवरिंग, ऊपर के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा एपी, नीचे के लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपो। तो यहां पर मुझे समझ आता है कि मेरे पास दो कवरिंग्स हैं, दो शेल्स हैं, एक ऊपर मिलने वाला एपीथीका और नीचे मिलने वाला हाइपोथीका। आपको एग्जैक्टली सोप बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, राइट। ये बेटा जो ये शेल है ये सिलिका का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, सिलिका। सिलिका आपको पता है ना, सिलिका एक आपके पास वो होता है, एलिमेंट होता है, तो उसका बना हुआ है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो सिलिका होता है, सिलिका आपके पास सॉइल में सिलिका होता है, सॉइल। अगर आप सॉइल को देखें तो सॉइल की डिग्रेडेशन तो नहीं होती, सॉइल तो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। आप यहाँ पे एक आयरन रख दो, आयरन डिग्रेडेशन थोड़ी होगा, बायोडिग्रेडेशन आयरन की होती नहीं ना।
बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन तो नहीं होती ना बेटा आयरन की। उसी तरीके से हम समझते हैं कि जो जमीन में मिलने वाले मिनरल्स हैं उनकी बायोडिग्रेडेशन तो बेटा नहीं होती। तो क्योंकि ये जो डायटम्स हैं, ध्यान से बात सुनते रहो, डायटम्स जो हैं बेटा, ये जो डायटम्स हैं इनकी बॉडी में जो आउटर कवरिंग है ना, ये आउटर कवरिंग एक बॉक्स लाइक कंपाउंड की, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की बनी है। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में ऊपर वाला लेयर को हमने एपिथीका कह दिया, नीचे वाले लेयर को हमने हाइपोथीका कह दिया, और ये बॉक्स सिलिका का बना हुआ है। क्योंकि ये बॉक्स सिलिका का है और सिलिका कभी बायोडिग्रेड नहीं होता, तो कंडीशन क्या होती है कि समझो पानी के सरफेस पे एक डायटम फ्लोट कर रहा है, उसमें से अब कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद डायटम की डेथ हो जाती है, तो उसका जो शेल होगा वो तो बायोडिग्रेड नहीं होगा। अब डायटम मर गया तो शेल धीरे 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 पानी के एकदम नीचे आ जाएगा, समुद्र के एकदम तल पे, ऑन द सरफेस, लोअर सरफेस ऑफ द सी, इट विल सेटल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द सी। Are you understanding? So when the diatom dies, the shell is remaining. So this shell now comes and settles down on the base of the sea floor. वहां पर इकट्ठा हो जाएगा और ये काम चलता रहेगा। सोचो, there are thousands, and thousands is a very small number, billions of diatoms present in the complete sea. And the diatoms are getting नए बनते भी जा रहे हैं, and they are dying. Once they die, the shells keep settling at the bottom of the sea. तो सी फ्लोर पे जो मिट्टी है, अब उस मिट्टी में द सॉइल एट द सी फ्लोर चीफली इज कंपोज्ड ऑफ द डायटम शेल। ये बात समझ आ रही है? यानी जो समुद्र की मिट्टी है, अब उसमें मेनली क्या चीज होगी? डायटम्स के शेल होंगे ना। इसलिए बेटा समुद्र की मिट्टी को हम लोग टर्म करते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। क्या टर्म करते हैं? डायएटोमेशियस अर्थ। समझे यहां तक? ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में एनसीईआरटी भी डिस्कस करता है। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर कहा है कि बॉडी इज कवर्ड बाय सिलिशियस सेल, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सोप बॉक्स की तरह होती है, बिल्कुल ठीक। सिलिका और सेल्यूलोज की, इसकी जो सेल वॉल है सिलिका और सेल्यूलोज की बनी है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फ्रस्ट्यूल, नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटा ये वाला पोर्शन है, हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विद अ न्यूक्लियस सस्पेंडेड, सिमेट्री इनकी कैसी है? इस पूरे के पूरे पोर्शन को मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ बेटा। इस पूरे के पूरे पोर्शन में देयर इज नो क्वेश्चन जो आता नहीं। तब यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं तो अपने को इससे पढ़ना ही नहीं, ना क्वेश्चन आया ना ही आएगा, राइट। नेक्स्ट चीज, इसका रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल में बेटा आपको यहाँ मिलते हैं वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। ये रिजर्व फूड मटेरियल वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल जो प्रोटीन है वो आपको याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अगर मुझे बनाना हो तो सबसे, अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन बनाना हो तो मैं यहाँ से बनाऊंगा। दूसरा ऑयल, और तीसरा क्राइसोफाइट्स होते हैं ना बेटा, इसलिए क्या है? क्राइसोलेमिनारिन। क्योंकि ये क्राइसोफाइट्स हैं तो क्राइसोलेमिनारिन, जो अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है, राइट। तो यहां तक थी सिंपल सी डायटम्स को लेके बात। डायटम्स के बाद अब आप नेक्स्ट देखेंगे, हमने ऑब्जर्व किया कि हम क्राइसोफाइट्स में हमने डायटम्स देखा और दूसरा डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को लेके ना बेटा कोई भी बात नहीं होती, कोई भी पढ़ाई नहीं करी जाती। डेस्मिड्स को लेके हम भी कुछ खास नहीं पढ़ते। यहाँ पे देखो डेस्मिड्स को लेके कोई भी पैराग्राफ नहीं है, एनसीईआरटी भी डेस्मिड्स को लेके कुछ नहीं बोलती, ना ही कोई क्वेश्चन आता है। तो हमारा क्राइसोफाइट्स में डायटम्स एंड डेस्मिड्स हो गया। ओके, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है फोटोसिंथेटिक डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्या? डाइनोफ्लैजिलेट्स देखते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन, फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलते हैं, अक्सर समुद्री पानी में मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक है तो ये भी फाइटोप्लैंक्टन ही है। तो इसके अंदर पिगमेंट्स आप देख सकते हो कौन कौन से मिल रहे हैं, ए, सी, कैरोटीन, अल्फा, बीटा एंड ज़ैंथोफिल। रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बस डाल के रखो। अगर कहीं पर भी मल्टीपल कलर्स मिलेंगे, कहीं पे भी ब्राउन, येलोइश, ब्राउनिश, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये हमेशा के लिए याद रखना, चाहे प्लांट चाहे कहीं भी, पूरी बायो में ट्रिक चलती है। कहीं पर भी आपको ऑरेंज, येलो, ब्राउन, रेड कलर्स मिलेंगे तो वहां पे ना आंख बंद करके लगा दो, आपके पास कैरोटिनॉइड्स, दूसरा फिकोजैंथिन, तीसरा ज़ैंथोफिल। ये तीनों वर्ड्स वहां पे चुपचाप चेप दो, लगा दो। ज़ैंथोफिल जो आपको यहाँ लिखा है, दूसरा वर्ड कैरोटीन या कैरोटिनॉइड्स, और तीसरा वर्ड फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन हो गया। ये सब वर्ड्स आप बिना देखे बिना सोचे चिपका दो, मस्त चलेगा। कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, अभी तो बोला इतने सारे कलर्स क्यों हैं? क्योंकि ये सब पिगमेंट्स इनमें है, राइट। ओके, क्योंकि बेटा ये रेड कलर भी शो करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी में ना आग लग गई, इसलिए इनको कहते हैं फायर एल्गी, राइट। और ये फायर एल्गी की वजह से समुद्र में आती है रेड टाइड। रेड टाइड क्या होता है तो मैं पहले डायग्राम से दिखाता हूँ, फोटो से दिखाता हूँ। आप क्या देख रहे हो?
दिस इज रेड टाइड। समुद्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे आग लगी, लावा पानी के अंदर। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेड टाइड। तो रेड टाइड के अंदर ये हमारे पास जो डायनोफ्लैजिलेट है, इसका नंबर इतना ज्यादा पानी में बढ़ जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। पहली बात, एक लाल इतना सारा ऐसा लगा ना खूना, एक लहूलुहान हो गया। रेड टाइड जैसे आग लग गई है, कुछ भी समझ सकते हो। रेड टाइड बोला, समझे? पक्का क्लियर हो? यहां पर बेटा जो मैं आपको बात समझा रहा हूं, ये क्या है, ये जो रेड की वजह से इनको फायरल की भी बोला जा सकता है, और ये रेड टाइड कॉज करते हैं। इसका स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कौन है? गोनियाउलैक्स एंड जिम्नोडीनियम। ये दोनों एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, रट लेना इनको। नेक्स्ट देखो, सेल वॉल बेटा इनकी सेल्यूलोज की बनी है, और इनकी सेल वॉल कुछ इस तरीके से होती है, जैसे एनसीईआरटी में ये डायग्राम देखना। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना छुप के अंदर बैठा है और उसने बाहर एक कवच पहना हुआ है। क्या? अंदर ये छुप के बैठा हुआ है और बाहर इसने कवच पहना हुआ है। कवच, कवच समझते हो? एक आर्मर। क्या? आर्मर, ठीक है। तो दिस इज द कवच विच इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की स्टिफ कड़क प्लेट्स होती हैं, उससे बना हुआ ये आर्मर है, समझे? तो अब जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है और ऐसे शेप में है जैसे लगता है इन्होंने कवच पहना हुआ है, इसलिए इनको आर्मर्ड प्रोटिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्मर्ड प्रोटिस्ट। क्लियर? ओके। अब बेटा इनका स्ट्रक्चर देखो, और स्ट्रक्चर देखने में मालूम लगता है कि फ्लैजिला कितनी है इनके पास? दो। एक ये वाली फ्लैजिला देख सकते हो, ये वाली। तो शरीर के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे एक फ्लैजिला मिल रही है, आप ये वाली देख सकते हो, और एक शरीर के ट्रांसवर्स एक्सिस पे एक फ्लैजिला मिल रही है। तो ट्रांसवर्स फ्लैजिला है और दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, समझे? यहाँ पे डायग्राम देखो बेटा, ये आपके पास इधर एक, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और ये ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट? ये दोनों एक्सिस पे आपको फ्लैजिला मिलती है। और अगर मैं ये ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करूं, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, बताओ यहाँ पे कवच में गड्ढा कहाँ दिख रहा है आपको? एक ग्रूव, एक गड्ढा, ये दिख रहा है ना, दिस इज द ग्रूव। ग्रूव को मैं गड्ढा कह सकता हूं। दिस इज अ डिप्रेशन दैट कैन बी फाउंड ऑन द प्लेट्स, राइट? यहां पे देखना, ट्रांसवर्स फ्लैजिला को इसलिए कहा जाता है दैट इट इज फाउंड इन द ग्रूव। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सा जो गड्ढा है, यहां पर सेल वॉल है वो अंदर की तरफ को मुड़ी हुई होती है। कितना क्लियर हुआ? तो हम कहते हैं फ्लैजिला 2 इन नंबर। और फ्लैजिला दो अलग तरीके की है, एक है ट्रांसवर्स, एक है लॉन्गिट्यूडिनल। जब कभी भी वर्ड आता है टू डिफरेंट, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या सीखा था बेटा, या क्या यूज करते हैं? हेटेरो। तो यहां पे मैंने कहा टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला है, तो ऐसी फ्लैजिला को क्या कहते हैं? हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिला। क्या कहते हैं? हेटेरोकॉन्ट। इसका मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। आर यू गेटिंग इट? अभी भी याद करा दे रहा हूं आपको, मैं अभी आपको रिमाइंड करा देता हूं बेटा, ये सारी कुछ चीजें आपको रटनी नहीं, इसको दिमाग में बिठाना है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे 2-3 बार इसकी एक बार रीडिंग कर डालेंगे, अपने को कुछ चीजें आराम से याद होनी शुरू हो जाएंगी, इसमें घबराना नहीं। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फूड हुआ बेटा इसका स्टार्च एंड ऑयल। और ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी फिर इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। ऐसे इन डायनोफ्लैजिलेट्स को मीजोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोकैरियोट्स। तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि मीजोकैरियोट्स एग्जैक्टली है क्या। अरे हो जाओ भाई रेस। आपने देखा वर्ड प्रोकैरियोट्स और दूसरा देखा यूकैरियोट्स, ये तो दोनों बातें मालूम है आपको बेटा। अब कोई चीज जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नहीं है बट इनके मिडिल में आती है, तो उसको कहेंगे मेसोकैरियोट। या फिर मैं ऐसा कहूंगा, जो एग्जैक्टली यूकैरियोटिक जैसा ना हो और एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक जैसा ना हो, उसको हम क्या टर्म कर देंगे? मेसोकैरियोट। क्यों इसको मेसोकैरियोट कहते हैं? ये मेसोकैरियोट्स जो अपने डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये हैं तो यूकैरियोट्स, दे आर लाइक यूकैरियोट्स, बट डिवीजन का तरीका, द वे ऑफ डिवीजन इज एमाइटोसिस। क्या है? एमाइटोसिस। और एमाइटोसिस बेटा एक ऐसा तरीका है जो बैक्टीरिया अपनाते हैं। क्या? जो बैक्टीरिया अपनाते हैं, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो ये कहते हैं कि इन मेसोकैरियोट मींस, पहली बात ये इनका न्यूक्लियस बहुत लार्ज है,
उस न्यूक्लियस में हिस्टोन एब्सेंट है, और न्यूक्लियस इज लाइक द यूकैरियोट बट इट डिवाइड्स बाय एमाइटोसिस, हेंस ऐसी चीज को हम लोग क्या टर्म करते हैं, मेसोकैरियोट, राइट। तो लास्ट वाला पोर्शन बेटा यहां देखो, डाइनोफ्लैजिलेट्स, कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर सकते हैं। एग्जांपल बताऊं तो यहां पे वर्ड यूज होता है सैक्सीटॉक्सिन। ये एक स्पेशल टॉक्सिन है जो डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और डाइनोफ्लैजिलेट्स कौन से वाला, गोनियाउलैक्स। और गोनियाउलैक्स एग्जैक्टली क्या करता है बेटा, ये टॉक्सिन रिलीज करता है। बट ये जो गोनियाउलैक्स है ना, इसको क्योंकि एक फाइटोप्लैंक्टन है तो बेटा इसको ना एक बड़ा मोलस्का होता है, ये खा जाता है। मसल्स जो मोलस्क होते हैं वो इस गोनियाउलैक्स को खा लेते हैं। गोनियाउलैक्स ने रिलीज किया था टॉक्सिन, लेकिन इस मसल को ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो मसल है इसको इंसान खाते हैं। इंसान जो है वो इस मसल को खाता है, क्योंकि इस मसल ने, मसल यानी एक क्या था, मोलस्का, क्योंकि इस मसल ने गोनियाउलैक्स को खाया था, तो क्या टॉक्सिन जो ये सैक्सी टॉक्सिन है ये क्या आपकी बॉडी में जाएगा, बिल्कुल। और जब आपकी बॉडी में जाएगा तो ये पैरालिसिस कर देगा, क्या, पैरालिसिस कर देगा। तो मसल जो शेलफिश भी कहलाता है, मसल को आप क्या बोल सकते हैं, शेलफिश, जो अपने आप में क्या है, एक मोलस्का। जो ये मसल जो एक मोलस्का है जो शेलफिश कहलाता है, उसको अगर आपने खा लिया तो उसको खाने से देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी कि आपको पैरालिसिस हो जाए। इसीलिए फिनोमेना है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, यानी शेलफिश खाई और उसकी वजह से क्या हो गया, पैरालिसिस। नेक्स्ट, ये बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं, ये रात को पानी में चमकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे डायग्राम, आप ये डायग्राम देख सकते हो, इस तरीके से चमकते हुए, ये है नॉक्टिल्यूका, दिखाई दे रहे हैं। ये चीज क्या है बेटा, इसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, राइट, ओके। सी गोस कह देते हैं नॉक्टिल्यूका को, क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। और रेड टाइड बेटा मैंने आपको समझा दिया, रेड टाइड गोनियाउलैक्स की वजह से। रेड टाइड इतनी ज्यादा हो जाती है कि समुद्र में मिलने वाले बाकी जीव इनसे रिलीज किए गए टॉक्सिन्स की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि गोनियाउलैक्स इतने ज्यादा टॉक्सिन्स बनाता है, तो बाकी जो फिशेस वगैरह होती हैं वो उन टॉक्सिन्स की वजह से मर जाते हैं। तो यहां तक बेटा आपने सारा का सारा क्या पढ़ लिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो आइए अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है यूग्लिनॉइड्स। तो देखो बेटा यूग्लिनॉइड्स में है क्या, यूग्लिनॉइड्स सिंपल सी बात, फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर दोनों में रह सकते हैं। फ्रेश वाटर एकदम फ्रेश होता है, कॉन्टिन्यूसली बह रहा होता है, और स्टैग्नेंट वाटर उस वाटर को कहते हैं जो एक जगह रुका हुआ है। तो ये दोनों जगह मिल सकते हैं। और डैम्प सॉइल, एक ऐसी सॉइल जो गीली है, वहां पर भी मिल सकता है। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है और सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो यूग्लिनॉइड्स को लेके आता है कि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, बट सेल वॉल की जगह एक फ्लेक्सिबल सी कवरिंग है, एक फ्लेक्सिबल सी लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, पेलिसल, क्या कहते हैं, पेलिसल। और ये लेयर प्रोटीन की बनी हुई है स्पेसिफिकली, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटीन रिच लेयर। कहानी क्लियर हुआ। अब क्योंकि बेटा सेल वॉल नहीं है तो जो शेप है वो रिजिड नहीं है, कड़क नहीं है, वो शेप चेंज हो सकती है, इसीलिए ऑर्गेनिज्म फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। कहानियां तक क्लियर होती है। अब हम जब इस पेलिसल की बात करते हैं तो बेटा पेलिसल को आप जाने कैसे समझ सकते हैं, आप समझो कि ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का, उसके ऊपर एक इस तरीके से एक लेयर, मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये दूसरी लेयर, फिर आपके पास एक और लेयर पेलिसल की, फिर एक और लेयर, अलग लेयर। आप देख रहे हो कि मैं इसको ऐसे दिखाने का पर्पस क्या है कि परत, एक मेम्ब्रेन्स, एक प्लेट आपको दिख रहा है कि जैसे ही हमारे पास ये सेपरेट प्लेट्स हैं, और इस सेपरेट प्लेट्स की तरीके से अरेंज्ड होती है पेलिसल। मैं क्या बोल रहा हूं कि पेलिसल बेटा सेपरेट प्लेट्स की तरह अरेंज्ड है, समझे मेरी बात। तो अगर पेलिसल सेपरेट प्लेट्स की तरह अरेंज्ड है, इससे बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पेलिसल जो है वो ऑलरेडी बड़ा फ्लेक्सिबल है। ऑल्सो जब पेलिसल इस तरीके से प्रेजेंट है तो बॉडी को प्रॉपर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो अलाउ करती है बॉडी को इफेक्टिव मूवमेंट्स शो करने में। कहानियां तक क्लियर हो रही है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि पेलिसल था वो अलग अलग प्लेट्स की तरह अरेंज था, तो यहां पे ये कहता है पेलिसल एग्जिस्ट एज अ पैरेलल प्लेट्स और पैरेलल स्ट्रिप्स, और इन पैरेलल स्ट्रिप्स को हम क्या कहते हैं, मायोनीम्स। क्या कहते हैं बेटा, मायोनीम, समझे। तो पैरेलल स्ट्रिप्स की तरह ये प्रोटीन प्लेट्स पड़ी हैं, ये प्रोटीन स्ट्रिप्स पड़ी हैं, जिनको हमने मायोनीम्स कहा। और ये जो है ये यूग्लिना इस तरीके से घिसते 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 धीरे धीरे ना, अगर किसी सरफेस पे देखो ऐसे घिसते 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 थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, किसी सरफेस पे ऐसे घिसते घिसते, तो क्रीपिंग
रेंगते घिसते घिसते मूवमेंट शो करता है, तो ये कहते हैं क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है। और ऐसी मूवमेंट को हम क्या टर्म करते हैं, मेटाबोली। समझे मेरी बात? तो आप एक सरफेस पे इस तरीके से हाथ रखो और इस तरीके से घिसना शुरू करो और आगे बढ़ना शुरू करो, तो ऐसी मूवमेंट से शो करता है। तो ऐसी मूवमेंट्स को बेटा हम टर्म करते हैं मेटाबोली, राइट? मायोनीम्स क्लियर हुआ ना? इससे पहले जस्ट पिछले वाले सेक्शन में हमने आर्मर्ड प्रोटिस्ट यानी डायनोफ्लैजिलेट्स को जब देखा, तो बेटा वहां पे दो टाइप के फ्लैजिला थे। और वर्ड याद करो, अपने दो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला होते हैं तो उनका नाम क्या देते हैं, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिला। अलग अलग टाइप के फ्लैजिला है ना, तो सिंपल हेटेरोकॉन्ट बोल दो। तो यहां पर भी देखिए, एक फ्लैजिला ये छोटा सा है और एक फ्लैजिला ये एक लंबा सा, एक बड़ा सा ये फ्लैजिला निकल रहा है। समझे? तो टेक्निकली यहां दो फ्लैजिला है, वन इज अ स्मॉल फ्लैजिला एंड वन इज अ लार्ज फ्लैजिला, राइट? अब ये दोनों फ्लैजिला बेसल बॉडी से निकल रहे हैं, जैसे नॉर्मल यूकेरियोट्स में होता है। हर एक फ्लैजिला बेटा बेसल बॉडी से ही तो निकलता है, राइट? जिसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है। देखो, एक ये फ्लैजिला बेसल बॉडी से निकल रहा है, एक ये फ्लैजिला बेसल बॉडी से निकल रहा है, और दोनों थोड़ी देर बाद इस पोजीशन पे आके यहाँ फ्यूज करते हैं। लेकिन दो फ्लैजिला, क्योंकि दो बेसल बॉडी है तो मुझे पता है कि यहाँ दो फ्लैजिला है, और वो इस पोजीशन पे आके फ्यूज करते हैं। तो जिस पॉइंट पे आके फ्यूज करते हैं उसको कहते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी, राइट? और देखो, जो बड़े वाला फ्लैजिला है वो आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, वो आगे इस तरीके से बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या आपके पास ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं? यस। तो अगर फ्लैजिला दो टाइप की हैं तो हमने हेटेरोकॉन वर्ड दे दिया, और अगर फ्लैजिला पे ऐसी 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 प्रोजेक्शंस हैं, ऐसी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो बेटा इसके लिए हम क्या टर्म कर देते हैं, टिंसल टाइप फ्लैजिला। क्या नाम देते हैं? टिंसल टाइप फ्लैजिला। यहां तक कहानी क्लियर हुई? तो अपने को टिंसल टाइप फ्लैजिला क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं? हेटेरोकॉन फ्लैजिला है, समझ आए? टिंसल टाइप इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे इस फ्लैजिला पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, राइट? बेटा ये स्ट्रक्चर देखो, आपको क्या है, इस तरीके से येलो आपको इस तरीके से लेयर्स दिखाई दे रही है। बेटा ये प्लेट्स हैं, और प्लेट्स को हम क्या टर्म करते थे, मायोनीम्स। पहली सेल प्लेट की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, राइट? ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बेटा लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। ये पहली बार क्वालिटी आपको किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए इसके पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं आई स्पॉट। समझो कि कुछ इस तरीके से कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है ये कहता है कि लाइट है, तो उस एरिया में समझो कि एक गुफा के अंदर एक डार्क एरिया में, तो ये देख रहा है कि यार बड़ी दूर यहाँ से ना एक लाइट आ रही है, तो दैट मींस लाइट की प्रेजेंस देख सकता है, तो इट कैन मूव टुवर्ड्स लाइट। Do we understand this point? So eye spot technically is acting like an eye which helps this organism to detect absence or presence of the eye or absence or presence of the light, right? Okay. अब इस eye spot को बेटा हम स्टिग्मा भी कहते हैं, और ये पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, which of the following things is stigma? तो याद रखना, स्टिग्मा आई स्पॉट के लिए एक अलग वर्ड है। हुआ क्लियर? सिंपल था। यहाँ पे बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिल रहा है, ओके। पहली सेल है, समझ आता है। न्यूक्लियस है, समझ आता है। बेसल बॉडी है, समझ आता है। मायोनीम्स प्लेट्स हैं, समझ आता है। और पैराफ्लैजिलर बॉडी, जिस पॉइंट पे ये दोनों फ्लैजिला फ्यूज करती हैं उसको वी टर्म इट एज पैराफ्लैजिलर बॉडी, राइट बेटा? अब यूग्लेनॉइड्स, हमने बात समझी थी कि जो ये यूग्लेनॉइड्स होते हैं ना बेटा, ये यूग्लेनॉइड्स टोटली कैपेबल हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यूग्लेनॉइड फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और अगर लाइट ना हो और इसको खाने की जरूरत हो तो ये फोटोसिंथेसिस की जगह हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो कर सकता है। यानी अगर लाइट होगी तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेगा, और अगर होगी लाइट एब्सेंट तो कैसा शो करेगा, हेटेरोट्रॉपिक। समझे मेरी बात? तो कैन बी बोथ फोटोसिंथेटिक एंड सैप्रोपिक, दोनों हो सकता है, क्योंकि बेटा दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसके लिए हम इसके लिए वर्ड देते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी मिक्स सा, जरूरत हुई तो ऑटोट्रॉपिक, अगर नहीं हुई तो हेटेरोट्रॉपिक। समझे? क्लियर? रिजर्व फूड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। रिजर्व फूड में ये पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल करता है, और आप यहाँ पे देखते आ रहे हो रिजर्व फूड हर एक के लिए एक स्पेशल है, वो आपको याद करना पड़ेगा, राइट? अब क्योंकि ये वाले ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं,
तो बेटा इस ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे एनिमल शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक जैसे प्लांट शो करते हैं, तो दोनों के कंबाइंड फीचर शो कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स जैसा, इसीलिए इसको कहा जाता है लिंक बिटवीन एनिमल एंड द प्लांट किंगडम। राइट, क्लियर हुआ। और बेटा एक और बात, यहाँ पे जब आप इस तरीके से यूग्लिना का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रफली बेटा लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे जरा मैं आपको बात बता दूं, बाइनरी फिजन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का दो पार्ट में बढ़ जाना। ये बाइनरी फिजन अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसे? इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल, मैं यहां पे यूग्लिना में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। बाइनरी फिजन अलग तरीके से आपके पास हो सकता है ट्रांसवर्स, तीसरा ऑब्लिक, अलग अलग टाइप से। यानी एंगल कौन सा है जो काट रहा है। यहां पर यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, तो यानी कट होने का एंगल ये होता है, समझे। तो जैसे लॉन्गिट्यूडिनल बेटा ऐसे जाता है, ट्रांसवर्स ऐसे जाता है और ऑब्लिक ऐसे आता है, समझे, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हो ना, ये आपके पास कैसा अरेंजमेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, क्लियर हुआ बेटा, इस तरीके से। तो ये यूग्लिना इस तरीके से ऐसे बढ़ता है, दो हिस्सों में ऐसे बढ़ना शुरू हुआ और ये और आगे बढ़ते गया, फिर ये स्ट्रक्चर एक ऐसे बना लेता है, दूसरा स्ट्रक्चर एक ऐसे बना लेता है। राइट, इधर से दो फ्लैजिला निकल आते हैं, इधर से ये दो फ्लैजिला निकल आते हैं, ये टेंसिल टाइप फ्लैजिला है। राइट, इसके पास ये न्यूक्लियस और इसके ऊपर ऐसे ये क्या मिल गया आपको, मायोनीम्स। समझे मेरी बात। तो स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसे। तो ये जो आपके पास बाइनरी फिजन दिखाई दे रहा है, ये कौन सा था, लॉन्गिट्यूडिनल ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए कि ये कौन सा बाइनरी फिजन दिखाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो यहाँ तक बेटा हमने बात करी अपने नोट से जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे। तो ये एक बार जल्दी से क्या करते हैं, इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में देखते हैं बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्राइजोफाइट्स की। याद रखो क्राइजोफाइट्स में डायटम्स डेस्मिड्स दोनों थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हमने गोल्डन एल्गी बोल दिया, गोल्डन से कलर के होते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट, फैक्ट पता लगता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे, यूनिसेल्युलर है, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात बेटा मैंने आपको बताई थी, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। तो अगर कोई चीज पैसिवली फ्लोट कर रही है, अपने हाथ पैर नहीं चला रही, उसको प्लैंकटन कहते हैं। क्योंकि ये फूड बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो इसलिए इनका नाम दिया जाता है फाइटोप्लैंक्टन। डन, क्लियर हुई। Most of them are photosynthetic, most of them. In diatoms, the cell walls are made up of two thin overlapping shells. एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ऊपर वाले का जल्दी से नाम हमने पढ़ा था, बताओ, एपिथिका, और नीचे वाले को क्या बोला था बेटा, हाइपोथिका। ऊपर के लिए वर्ड एपी यूज होता है, नीचे के लिए वर्ड यूज होता है हाइपो। तो ये एपिथिका एंड हाइपोथिका, टू ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। समझ आ रही है, देखते रहो। दी वॉल्स, जो ये सोप बॉक्स है, इसकी वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस दी वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। वो खत्म नहीं किया जा सकता, जैसे मिट्टी को खत्म नहीं किया जा सकता वैसे ही इस वॉल को खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें है सिलिका। दस diatoms have left behind large amounts of cell wall deposits in their habitat। तो जहां डायटम्स होंगे, डायटम्स मरेंगे तो उनकी सेल वॉल्स जो होंगी, ये वाली जो सिलिका की बनी है, और नीचे नीचे जमीन पे आके गिरने शुरू होंगी, और जमीन पे आके गिरेंगी तो जिस एरिया में डायटम्स है, तो अगर मैं वहां की जमीन में से मिट्टी उठाता हूँ तो मेरे हाथ में प्रीडोमिनेंटली क्या आएगी, डायटम्स के ही सेल वॉल आएंगे जो एक मिट्टी का हिस्सा बन चुके हैं। बेटा मिट्टी, अर्थ को आप मिट्टी भी कह सकते हैं, समझे, ये वाली बात ध्यान रखना है। क्यों बता रहा हूं, देखो, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। समझ आता है। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स is referred to as diatomaceous earth। diatomaceous earth का मतलब एक डायटम्स की बनी हुई मिट्टी, समझे। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी का मतलब क्या होता है, ग्रिटी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही रफ सी हो। जैसे आप क्या करो, आप छोटे छोटे कंकड़ हाथ में लो और उनको एक दूसरे को पकड़ के ऐसे घिसो, तो आपको जो जैसी फीलिंग महसूस होगी उसको कहते हैं ग्रिटी। यू टेक
You take small pebbles, rub them within your hands, and the feeling that you will feel will be called as gritty feeling. So being gritty है. The soil is used for polishing, filtering of oils and syrups. And beta, if I'm telling you, these are the areas, the most important areas जहाँ से क्वेश्चन बनता है. The diatomaceous earth can be used for polishing, filtration of oils and syrups. They diatoms because phytoplanktons है, therefore they are the chief producers in the oceans. राइट, छोटा सा पार्ट था. डाइनोफ्लैजेलेट्स, द ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन. यहाँ पे डाइटम्स में उसने बोला फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन. देखो क्वेश्चन कैसे आता है. इनमें से डाइटम्स कैसे हैं आपके पास, ये डाइनोफ्लैजेलेट्स कैसे. क्वेश्चंस यहीं पे कंपेयर करके दिखा देता हूँ. कलर के नाम पे दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड. तो बेसिकली इसके अंदर ज़ैंथोफिल्स, फ्यूकोज़ैंथेन, इस तरीके से कैरोटिनॉइड्स, ये सारे के सारे कलर्स हो गए. डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स इन देयर सेल्स. तो पिगमेंट्स का नाम बेटा आपको समझा चुका हूँ, याद भी करा चुका हूँ. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन दिस आउटर सरफेस. सेल वॉल में ऐसा लगता है कड़क हार्ड सेल प्लेट्स बनी हुई हैं, इसीलिए तो इनको आर्मर्ड प्रोटिस्ट कहा जाता है. बिकॉज दे हैव स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट, हेंस दे आर कॉल्ड एज आर्मर्ड प्रोटिस्ट. और आर्मर्ड का मतलब जिनको कवच पहना रखा होता है, समझे. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. दो फ्लैजिला है. दो फ्लैजिला के वर्ड सीखा था हमने, हेटेरोकॉन्ट. शाबाश. वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाइज ट्रांसवर्सली. एक ऐसी होती है और एक ऐसे होती है. जो ट्रांसवर्स होती है दैट इज फाउंड इन अ फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स. वॉल प्लेट्स का इस तरीके से ऐसे मुड़े हुए, तो वहां पे जो गड्ढा बना हुआ है उसके फरो में मिलती है. अक्सर, वेरी ऑफन मतलब अक्सर, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जांपल गोनियाउलैक्स अंडरगो इतना तेज मल्टीप्लिकेशन करता है कि उनका नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये वाला कंडीशन जो आपने यहाँ पे देखा था ना, इतना ज्यादा उनका नंबर हो जाता है. यहाँ पे आपको गोनियाउलैक्स दिखाई दे रहा है कि गोनियाउलैक्स डिवाइड्स एट सच अ फास्ट पेस कि उनका इतना ज्यादा नंबर बढ़ जाता है. उससे क्या होगा, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जांपल गोनियाउलैक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड. और ऐसी चीज को हम कहते हैं रेड टाइड्स. समझ आ रहा है, शाबाश. Toxins are released by such large number and may even kill the other marine animals such as fishes. तो जिस टाइम रेड टाइड्स होती हैं तो ये गोनियाउलैक्स अपनी नेचर की वजह से टॉक्सिन्स तो बनाता ही है, इस वजह से बहुत सारी फिशेस भी मर जाती हैं. यहाँ तक तो डन. तो नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे यूग्लेनॉइड्स, आज का लास्ट टॉपिक. यूग्लेनॉइड्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर. मेजॉरिटी फ्रेश है, तो दे कैन बी फाउंड इन द स्टैग्नेंट. जो बचे हुए हैं वो स्टैग्नेंट या सॉइल में मिलेंगे. Majority of them fresh water organism found in the stagnant water. fresh water organism है और stagnant water में मिल सकते हैं. Instead of cell wall नहीं है, इनकी जगह they have a protein rich layer called as पेलिसल. प्रोटीन की बनी हुई लेयर है जिसको हम कहते हैं पेलिसल, which makes their body flexible. और बेटा इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्पेशल मूवमेंट्स शो करी जाती हैं. उन मूवमेंट्स को हम टर्म करते हैं मेटाबोली. क्या टर्म करते हैं, मेटाबोली. They have two flagella, राइट, एक छोटा और एक बड़ा. हेटेरोकॉन फ्लैजिलेशन. और जो लॉन्ग फ्लैजिला है इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, तो इसके लिए हमने यह वर्ड सीखा था टिंसल टाइप फ्लैजिला. दो, क्यों चाहे वो फोटोसिंथेटिक हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब लाइट नहीं होगी वो हेटेरोट्रोप की तरह बिहेव करेंगे. कैसे अपने छोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेडेटर बनके अपने से जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे उनको खाना शुरू कर देंगे. हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे. इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स. ये बात कमाल की है और ये हमें समझाती है कि यूग्लेनॉइड्स हायर प्लांट के साथ एक कॉमन, एक अच्छा एसोसिएशन रखते हैं. तो आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही. अगले लेक्चर में हमें स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोन्स को करना है. छोटा सा पोर्शन है फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. आज का लेक्चर आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड और ये बता दिया है व्हाट आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू. आपके लिए समझो, इस बात को समझो कि आज के लेक्चर के लिए करना क्या. लिख तो आप ऑलरेडी चुके हैं. आपको बेटा इस एनसीईआरटी को और उस वर्ड को दोबारा रीड करना है, मल्टीपल टाइम्स रीड करना है और लेट इट एब्जॉर्ब. उसको ना एक बार अपने दिमाग में डलने दो. ये जो बेटा बराबर में फोटो में दी होती है ना, इन फोटो को ना दिमाग में बसा लो. कुछ बेसिक वर्ड्स आपको मैंने बता दिए, आर्मर्ड प्रोटिस्ट, हाइपोथिका, एपिथिका, टिंसल टाइप, हेटेरोकॉन्ट. ये सब वर्ड्स तो आपको समझ आ गए और याद भी हो गए.
एनसीईआरटी ने वर्ड्स नहीं दिए बट वर्ड्स का मतलब तो तुम्हें मतलब पता लग गया। अब मैं तुमसे क्या चाहता हूँ कि इसको 2 से 3 बार रीडिंग करो, इसको एब्जॉर्ब करो, एंड वंस यू आर डन विद दैट तो एक टॉपिक लिखो। जैसे आपने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड तीनों आ जाएंगे उसमें। तो क्राइजोफाइट्स में डायटम्स डेजमिड्स की ना कहानी अपने आप दिमाग में जो स्टोर्ड है ना उसको लिखना शुरू करो। यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीजें दैट यू मिसिंग, और जो मिस कर दी गई चीजें उनको एक एक करके याद करना। ये पोर्शन बेटा याद नहीं होता है, इस पोर्शन के साथ प्रॉब्लम है, तो आपको इसको मल्टीपल टाइम्स लिख लिख के याद करना है, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बढ़िया से खूब मेहनत करना है, खूब पढ़ाई करनी है, राइट। शाबाश।